हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर स्कूल घर में। हमने पिछली वीडियो में एक प्रश्न में चर्चा की थी कि संविधान क्यों और उसकी आवश्यकता क्यों है, और उसी की ही अगले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें लिखा है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। परिचय देना, मेरा नाम क्या है, ये सब कुछ आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। मेरे पास समय की खासा कमी होती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को आगे तक पहुंचाना है। कक्षा 11-12 के बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो। धीरे धीरे इसमें और चीज़ें ऐड होंगी इस चैनल पर, लेकिन फ़िलहाल मैं एनसीईआरटी कक्षा 11 को देख रहा हूँ, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। और इस पुस्तक में अभी तक हम इसके परिचय वगैरह को देख चुके हैं। चैप्टर चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। हमने इसके पुराने वीडियो हमने पुराने टॉपिक्स को देखा था, और फिलहाल एक नए टॉपिक बात करते हैं, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। सोसाइटी का दूसरा काम क्या होता है, संविधान का दूसरा काम क्या होता है, समाज के लिए क्या और दे सकता है वह। तो पहला प्रश्न जो है वो हमने इसमें लिया था कि हम यहाँ तक तो ज़रूर पहुँच गए थे कि संविधान कुछ बुनियादी नियम होते हैं या उनका समूह होता है जो पूरा समाज मानता है। तो यह तो हम समझ गए कि संविधान कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन अगला प्रश्न कि बुनियादी नियम क्या होते हैं भाई, ये क्या है ऐसी चीज़। और उस बुनियादी नियम में, नियम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बुनियादी क्या होता है। व्हाट इज़ द फाउंडेशनल रूल्स, में कौन से आधार, नींव कौन सी ऐसी है जिस पर सभी लोग एक साथ खड़े हो सकते हो। लेकिन इस प्रश्न से भी जानने से पहले साइड नोट में एक चीज़ और जानते हैं हम कि आपको पहले यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होगा उनको बनाएगा कौन। हु मेक द रूल्स। नियम हों यह तो हम मान चुके हैं, ज़रूरी है, लेकिन उन नियमों को बनाएगा कौन। जैसे आपको का नियम बनाना है, दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कॉलेज में आप लोग पढ़ते हैं और बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और गर्ल्स चाहती हैं कि एक चोटी में आए, और कुछ गर्ल्स चाहती हैं कि 2 चोटी में आए, कि नियम स्कूल का होना चाहिए कि 2 चोटी बनाएंगे। अक्सर हमारे सरकारी स्कूलों में 2 चोटी और रिबन फीता जो भी लग के आता है। और कुछ बच्चियां चाहती हैं कि 1 चोटी में आए, वो आसान भी होता है, सुबह को तैयार होने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, तो उनके लिए वह उसके तर्क हैं। 2 चोटी में इसलिए जानना चाहते हैं कि एक प्रकार की सिमेट्री रहनी चाहिए हर चीज़ में, साथ ही साथ थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। बहुत बालों को दोनों तरफ बांधेंगे तो छोटे बाल भी बन सकते हैं, और कस के बाल बंधे रहेंगे तो वे जो बाल हैं वो आपको पढ़ते समय परेशान नहीं करेंगे। आपको बैंड वगैरह लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिन भर आप आराम से पढ़ सकते हैं 6-7 घंटे। 1 चोटी वालों के अलग तर्क हैं। वो चाहती हैं बच्चियाँ कि तैयार होंगे तो कम टाइम लगेगा, 1 चोटी बनी होगी तो शायद सिर में दर्द उतना ना हो, बाकी और भी तर्क होंगे। तब ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कुछ नियम, कुछ लोग चाहते हैं कुछ नियम। तो बात यह है कि पूरे स्कूल के लिए नियम कौन बनाएगा, कौन जिम्मेदार होगा, किसको वह ताकत दी जाए कि वह ऐसे नियम बना सके जो पूरे स्कूल पर शासन कर सकें, और ऐसे नियम हो जो सभी को सर्वश्रेष्ठ लग सकते हों, आपको भी और दूसरों को भी, सर्वसहमति बन सकती हो। तब इस विवाद को कैसे सुलझाया, यही एक प्रश्न है कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, कौन नियम बनाएगा। तो अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही, इंटरेस्टिंग बात है, संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर दे देता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इतना मजबूत संविधान है कि जिन देशों ने संविधान बनाए वे देश
अधिकांश ऐसे देश थे जो आज़ाद हुए, उन्होंने संविधान बनाए, लेकिन संविधान में वो रह ही नहीं पाए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, संविधान नाम मात्र का है। बांग्लादेश, नेपाल, आए दिन संविधान बदलता रहता है। भारत एक ऐसा देश है, आज़ादी के बाद से आज तक हम एक ही संविधान पे काम कर रहे हैं। क्यों? हमारा संविधान हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट कर देता है कि नियम बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी, कौन कानून बनाएगा। जैसे राजतंत्र में कानून बनाते थे राजा, बोलते थे कि राजा का वाक्य ही कानून है, वही लकीर हो जाएगा। राजा ने बोल दिया कि इसको पनिशमेंट मिलेगा, 50 कोड़े की सज़ा सुनाई जाती है किसी एक कृत्य पर। अगले समय सेम वही कृत्य हुआ, लेकिन राजा ने बोल दिया कि काम करो, आज को 20 ही कोड़े मारो। तो राजा ने जो बोल दिया वो कानून बन गया। तो राजतंत्र में राजा कानून बनाता है। सोवियत संघ एक देश था, आज उसका उत्तराधिकारी रूस है, और उस सोवियत संघ के संविधान में जो निर्णय लेने का अधिकार था वो सिर्फ एक पार्टी को था, राजनीतिक दल को था जो उसमें सत्ता में होता है। और लोकतांत्रिक संविधानों में हम देखते हैं कि निर्णय मोटे तौर पर कौन लेता है? जनता। और हम कैसे देश हैं? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ नियम कौन बनाएगा? आम जनता। अंतिम शक्ति किसके पास हुई? आम जनता के पास। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है कि मान लिया जनता निर्णय ले रही है। जनता निर्णय ले कैसे सकती है? जैसे कोई कानून आपको बनाना है और उस नियम को बनाने से पहले हमारी आबादी है करीब 140 करोड़ तो है ही है। अब 140 करोड़ लोग बैठकर नियम कैसे बनाएंगे? 4 लोगों को एक मत नहीं कर मिलता एक बात पर, 140 करोड़ लोगों से कैसे पूछने जाएंगे हम? तो ये तो असंभव है। तो यह प्रश्न में उत्तरित रह जाता है कि क्या सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? जैसे प्राचीन यूनान में क्या होता था कि क्योंकि वो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, बहुत आबादी होती नहीं थी, तो हर एक मुद्दे पर जो भी नियम बनेगा उस नियम पर एक सभा बैठेगी, उस सभा में सारे लोग बैठ जाएंगे। जैसे आज के समय आपकी ग्राम सभा है, जहाँ भी नियम बनते हैं तो ग्राम सभा डिसाइड करती है। ग्राम सभा में कौन होते हैं? हर वह व्यक्ति 18 साल का जो वोट दे सकता है वो उस ग्राम सभा का सदस्य है, और उस ग्राम सभा को लेकर उस ग्राम पंचायत में जो भी नए चीज़ें चाहिए तो ग्राम सभा मिलकर डिसाइड करेगी। हालांकि वहाँ भी सभी लोग एक साथ मुश्किल से ही बैठ पाते हैं या बैठते भी हैं, तो वे केवल और केवल बहुमत के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन प्राचीन यूनान में क्या, सभी लोगों को वोट देना होता था और अपना डिसीजन लिया जाता था। लेकिन यहाँ 140 करोड़, इन्हें कहाँ बैठा लोगे? तब बात आती है कि 140 करोड़ लोग अपना अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। एक नया शब्द आया आपके लिए, प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि ऐसे समझ लो कि आपके बदले में कोई डिसीजन ले, आपके बदले में कोई व्यक्ति कहीं चला जाए। जैसे एक आप हैं और यह मान के चलिए आपकी पूरी क्लास है, 11th क्लास है, सेक्शन है ए, और उसमें बच्चे हैं 50। अब 50 में एक व्यक्ति को बना दिया गया मॉनिटर। ये है आपका मॉनिटर। अब यह मॉनिटर आपका प्रतिनिधि है। क्यों? आपने सबने उसको चुना है। अब स्कूल की कोई भी समस्या होगी या उस क्लास से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो प्रिंसिपल सर केवल इस बच्चे को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे, और इस बच्चे से ये सभी लोग मिलकर कह देंगे कि हमको एक पंखे की ज़रूरत है, 2 ही पंखे लगे हैं, गर्मी लगती है, 4 होने चाहिए। तो प्रिंसिपल इस बच्चे को बुलाएंगे कि ठीक है, आप उन 50 लोगों के प्रतिनिधि हैं, बताइए क्या समस्या है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 140 करोड़ लोग हैं, ये बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बट जाएंगे और अपना अपना एक एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। 1 2 3 अपना अपना प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, और इनकी संख्या जो 140 करोड़ थी, इन सबके प्रतिनिधियों की संख्या रह जाएगी घट के 1000। अब ये लोग एक साथ बैठ के नियम बना सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि लोगों को
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए या एक साथ वोट देना चाहिए? और अगर प्रतिनिधि होंगे तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों से काम कराना हो तो उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा? भाई ये जो आपने 50 में से एक मॉनिटर बनाया, तो मॉनिटर कैसे बनाइए? वोट पड़े थे, एक साथ सबने बोल दिया, या क्लास टीचर ने एक ऊपर से थोप दिया आपके पास डिसीजन कि आज से ए नाम का बच्चा आप लोगों का मॉनिटर है? और साथ ही साथ अगर प्रतिनिधि हो भी गए तो कितने प्रतिनिधि होंगे? ये सारा खेल चल किस लिए रहा है? नियम बनाने को लेकर। क्या मतलब? हम लोग लोकतांत्रिक संविधान है, हमारी आबादी है अधिक, ऐसे में हम सभी लोगों को डिसीजन जनता कैसे ले सकती है? तो जनता अपना अपना प्रतिनिधि चुनेगी। और वह प्रतिनिधि चुनेगी कैसे और प्रतिनिधि कितने होंगे? अब उदाहरण के लिए भारत पे आ जाओ। भारत के संविधान में ही साफ लिखा हुआ है कि अधिकतर कानून कौन बनाएगा? संसद। हमारे पास एक संस्था है कानून बनाने वाली, उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट या फिर संसद। ठीक है। और संसद का गठन भी विशेष प्रकार से किया जाएगा। विशेष प्रकार हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस विशेष प्रकार में संसद का गठन, जैसे हम इसे बोलेंगे, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और एक प्रेसिडेंट होगा अर्थात राष्ट्रपति होगा। कैसे कैसे नियम बनेंगे? ठीक। किसी कानून, समाज में कानून कैसे हैं उसको देखने के लिए देख लो कि उन कानूनों को बनाने का अधिकार किसके पास है। तो लिखा है कि और वह अधिकार उनको मिला कैसे है, कि जिनके पास कानून बनाने का अधिकार है उनको अधिकार मिला कैसे है। भारत में कैसे? संसद को जो अधिकार मिला कैसे है? यह खुद संविधान है, यह काम खुद संविधान करता है। संविधान ने ही ताकत दी है किसको? संसद को। क्या बनाने की? नियम बनाने की। तो लिखा है कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो ताकत वैसे किसके पास है? जनता के पास। लेकिन जनता को भी ताकत कहाँ से मिल रही है? संविधान से। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि ताकतवर संविधान ही है और संविधान ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। संविधान क्या बोल रहा है कि शक्ति किसके पास होगी? जनता के पास। तभी तो हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं कि ऐसा तंत्र जो लोगों का हो अर्थात जनता का हो। तो अंततः हम दूसरे एक उदाहरण पर, कोटेशन पर पहुँचे हैं कि संविधान का दूसरा काम क्या है कि ये स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे बनेगी। सरकार का काम क्या है कि उन नियमों को लागू करना। देखिए, संसद आपका काम क्या करेगी? नियमों को बनाएगी, नियमों को बनाना। और सरकार का काम क्या होगा? नियमों को लागू करना या कराना। यह भी कौन डिसाइड कर रहा है? आपका संविधान। संसद के बारे में कौन बता रहा है? संविधान। तो संविधान का दूसरा काम क्या है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। पहला हमने काम क्या देखा था कि संविधान क्या काम करता है पिछली वीडियो में, कि संविधान का पहला काम क्या था कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे सदस्यों में एक समन्वय और विश्वास बना रहे। यह था आपका दूसरा टॉपिक संविधान के बारे में। अब हम तीसरा देखेंगे, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब संविधान ने यह डिसाइड कर दिया कि नियम कौन बना रहा है, निर्णय कौन करेगा? सरकार। यह लागू करने का काम किसका? सरकार का या संसद का। तो क्या संसद कोई भी नियम बना सकती है? क्या संसद की शक्तियां असीमित हैं? वो कुछ भी नियम बना सकती है। जैसे विद्यालय में एक चोटी बननी है, दो चोटी बननी है, ये कौन डिसाइड करेंगे? प्रिंसिपल। एक प्रकार का राजतंत्र जैसा है, राजा ने डिसाइड कर लिया। तो क्या प्रिंसिपल कुछ भी नियम बना सकते हैं? जैसे मान के चलिए बोल दें कि सिर मुंडवा के आना है सबको, गंजे होके आना है, क्या यह नियम बनाया जा सकता है? क्या प्रिंसिपल निरंकुश हैं? उनके पास कोई अंकुश नहीं है, कोई शक्ति की सीमाएं नहीं है उनकी।
यह भी डिसाइड कौन करेगा? संविधान। चलिए अब इसको देखते हैं। एक नए टॉपिक को शुरू करने से पहले एक ये देखिए कार्टूनिस्ट ने क्या बनाया है। यूरोप का संविधान बन रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यूरोप एक महाद्वीप है। मान के चलिए ये पूरा का पूरा यूरोप है। और चल कलर दूसरा लेते हैं, डार्क करते हैं इसको थोड़ा सा। यह पूरा का पूरा यूरोप है और इसमें बहुत सारे देश हैं। ये देखिए, मान लो यूके हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, या स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया और स्पेन हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं। ये अलग अलग देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये सब कुछ। 1948 में इन देशों के एक समूह के रूप में संगठित होने की शुरुआत होती है 1948 में। और 1992 आते आते ये यूरोपीय संघ के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, यूरोपीय संघ के रूप में। अब ये जो जितने देश थे वो एकजुट होकर क्या बन चुके हैं? यूरोपीय संघ। और इन्होंने अपना एक संविधान लिखने की कोशिश की। जैसे भारत ने लिखा, संविधान लिखने की कोशिश की, कुछ बुनियादी नियम बनाने की कोशिश की, और इन्होंने नियम बनाए भी, एक साथ बैठे भी। लेकिन जो नियम बना रहा है यूके वाला बोल रहा है तो वो फ्रांस वाला उस पर लड़ रहा है, स्पेन वाले बना रहा है तो यूके वाला लड़ रहा है उस पर। और ऐसे ही केवल और केवल ये जो संविधान बनने की प्रक्रिया थी ये केवल मारपीट और झगड़े की कोशिश तक सीमित रह गई और यूरोपीय संघ का संविधान नहीं बन पाया। यह इनके संविधान अभी भी अलग अलग इनके देशों में चल रहे हैं। यूरोपीय संघ का संविधान नहीं बन पाया बहुत बड़े स्तर पर। ये चाहते थे कि सब मिलकर पूरा का पूरा एक देश ही हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक असफल कोशिश हो गई। तो संविधान बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी देश उन बुनियादी नियमों पर एकजुट नहीं हो पाए, एक सहमत। जब तक ये सहमत नहीं होंगे तब तक बुनियादी नियम कैसे बन सकते हैं? उनके प्रतिनिधि नहीं आपस में मान रहे हैं। यह एक छोटा सा कार्टून था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि संविधान ये डिसाइड करेगा निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। अब भारतीय संविधान ने, ये मान लो किसी भी देश के संविधान ने शक्ति किसको दे दी? सरकार को, कि आप नियम बनाइए। तो प्रश्न यह उठता है कि यह जो आपने तय कर दिया कि निर्णय यह लेगा, और सत्ता ने जब कानून बनाए और वह कानून अनुचित हैं, पूर्णतः अनुचित हैं। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि संविधान ने उस सरकार को तरीका बताया कि आप कानून बनाइए, और उसने उस तरीके से होते हुए ही कुछ अनुचित कानून बना दिए। जैसे अपने ही नागरिकों के में से कुछ नागरिकों को उनके धर्म के पालन से रोक दिया, धार्मिक आधार पर कोई कर लगा दिए। जैसे मध्यकालीन में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा कि यदि आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आपको हम तब मानने देंगे जब आप इतना टैक्स हमको देते रहेंगे। उसी को जजिया कर बोलते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। ऐसे ही ज़कात था। ठीक अगला क्या है कि खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहन सकते हो। जैसे नॉर्थ कोरिया में ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आप शासक से मिलते जुलता आप हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते, ये सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ विशेष गीत सुनने के स्वतंत्र नहीं हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इतनी सारी बंदिशें हैं कि आप ऐसे गीत नहीं सुन सकते, ऐसी फिल्में नहीं देख सकते हो, आप उदारवादी मूल्य नहीं देख सकते हो।
या फिर कुछ जाति या धर्म के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। इसका तो उदाहरण भरा भरा पड़ा है भारत के इतिहास में, कि जो हमारे यहाँ हम पुराने हिंदू धर्म में, आज भी है हिंदू धर्म में, शुरुआत में 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। शूद्र को निम्न कोटि में रखा गया था और इसको बोला गया था कि हर किसी के अपने का, इसका अध्यापन का कार्य था, इसका लड़ाई झगड़े का था, मतलब सैनिक सेवाएं देना है, यह व्यापार करेगा, और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवाएं करेगा। अर्थात सबसे छोटे निम्न क्वालिटी के कार्य किसको दिए गए? इसको, शूद्र को। यह शुरुआत किस तरह से हुई उस पर नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आगे चलकर शूद्रों को इसके लिए काफ़ी अमानवीय कार्य करने पड़े और काफ़ी शोषण हुआ उनका। तो यदि ऐसे कोई नियम बना दिए जाएं कि सदैव दूसरों की सेवा ही करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, सरकार किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। भाई बना दिया कोई कानून, नहीं समझ में आ रहा है जनता को, या एक खास रंग के लोग ही कुएं से पानी भर सकते हैं, जैसे शूद्र लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो हमारे कानून की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे उदाहरण से उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, या फिर कई एक पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं उसको पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो लिखा है कि स्वाभाविक है कि आपको एक कानून अनुचित लगेंगे और अन्यायपूर्ण लगेंगे, और हालांकि ये सारे कानून उस सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया जो संविधान में दी गई थी उसको पालन करके ही बनाया था, लेकिन ऐसे कानूनों के बनाने के पीछे कुछ अन्यायपूर्ण बात रही होगी। सरकार ने एक अच्छी मंशा के तहत यह कार्य नहीं किया है। तो जब सरकार ऐसी हो जाती है या नियम बनाने वाली संस्था इतनी निरंकुश हो जाती है, इतनी वाइज्ड हो जाती है, ऐसी पक्षपाती नियम बनाती है, तब क्या किया जाए? तब संविधान का तीसरा काम शुरू होता है। तीसरा काम क्या है? कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। किस पर? सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाने वाले, लागू किए जाने कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। वह कानून किसने बनाए? सरकार। तो सरकार ने जो उल्टे सीधे कानून बनाए उन पर सीमाएं लगे, रोक लगे, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, उन सीमाओं के अंदर ही रहेगी। इस सीमा का सबसे बड़ा नाम अपने भारतीय संविधान में है भाग 3, जिसका नाम दिया गया है फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार। मूल अधिकार की एक जो सबसे फेमस परिभाषा है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे, कि जो राज्य है, जो सरकार है, जो कानून बना रही है, वो व्यक्तियों के इन अधिकारों को छू नहीं सकती। वो कोई ऐसे कानून नहीं बना सकती जो व्यक्तियों के इन अधिकारों के खिलाफ हों। तो व्यक्तियों को एक प्रकार का एक बेनिफिट मिला हुआ है संविधान के द्वारा कि राज्य कानून तो बनाएगी लेकिन इन मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं होगी। तो लिखा है कि संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित करता है, कई तरीके से। और पहला तरीका क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। शुरुआत मौलिक अधिकारों की कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी USA से। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स हमने अपने भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे हैं, ये सीमाएं हैं। ठीक। अब इसमें कुछ लिखा है कि
अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार हर एक संविधान में सदैव पाए ही जाते हैं। और जो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो। सरकार बिना किसी कारण से मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती, यह एक मूलभूत सीमा है हर एक प्रकार की सरकार के ऊपर। और कुछ स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं, जैसे हमारे अनुच्छेद 19 के तहत भाषण की स्वतंत्रता है, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं आपको अनुच्छेद 19 में आपको प्राप्त होंगी। लेकिन लिखा है कि व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के समय, यदि देश पर कोई विपदा पड़ी है, तब ऐसे समय पर आप के ये अधिकार सीमित हो सकते हैं। लेकिन वह भी किन परिस्थितियों में होंगे, यह भी किस में लिखा गया है, संविधान में, कि किन किन परिस्थितियों में वापस लिए जा सकते हैं, अर्थात संविधान आपको बचाता है। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल इस उन्नी है, इसके मन में आता है। मन में क्या आता है? ओह, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाते हैं। राक्षस कौन? सरकार। इसको आपने अधिकार दिया नियम बनाने का, और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करते हैं। फिर आप कहते हैं कहीं यह राक्षस आप ही के अधिकार ना खा जाए, तो चिंता करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर राक्षस यही सरकार को बनाया ही क्यों जाए? वही प्रश्न तो इसने सही किया कि भाई बनाए ही क्यों। तो इसका उत्तर आप लोग खुद सोचें, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। इस तरीके से हम 4-5 वीडियो में आराम से, डिटेल से, तसल्ली से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम करेंगे। अंतिम उद्देश्य आपको समझ में आए। मैं ऐसे उदाहरण इतने आसान भाषा में आपको NCERT एलेबोरेट करूँगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद।